The festival of democracy, that is election, is going on in couple of states. There is no democracy without political parties. They are the cornerstones of a particular democracy because they provide the political space which people need. Hello and welcome to another session of AB Discuss with Maddie, presented you by Alpha Yes Academy, and to discuss the थोड़ा हटके topic, that is the evolution of political parties. With us, we have with us Madhav Patro, the founder of Alpha Yes Academy. Hello and good evening, Madhav. How गुड are you? इवनिंग अभी। तो बेसिकली आज हम कुछ रेगुलर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक लार्जर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा हॉट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ है इंडिया में, उनकी आइडियोलॉजी क्या रही है, कैसे चेंजेस देखने को मिलता है। और देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी भी कंट्री की उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कहीं ना कहीं मिमिक करती है अपने आप को। तो आज माधव जी। आपको बताएंगे कैसे आज की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो को मिमिक कर रहा है। एक समय पे वो चीजें हो चुकी है, आज वही चीजें दोबारा हो रही हैं भारतीय राजनीति में। माधव, ओवर टू यू। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम जो होती है वो जी बहुत पुराना है। मतलब जी। जैसे कितना हिस्ट्री कितनी पुरानी है, पॉलिटिकल पार्टीज को इतना पॉलिटिकल, पुराना हो सकता है। एग्जैक्टली। पर लेकिन ये जो एवोल्यूशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज का एवोल्यूशन जो आया था वो आप रूट पा सकते हो कि 16 और 17 सेंचुरीज के बाद। जी तो अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमें जो ब्रॉडली बोल सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, पार्टी जो सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम होती है। बिल्कुल। अगर मैं वन एग्जांपल पार्टी दूं, के लिए। एक मिनट में हाँ एग्जांपल जी, दे हाँ देता जी। हूँ। पार्टी सिस्टम की बात करूं मैं तो सोवियत यूनियन और चाइना। टू पार्टी सिस्टम की बात करूं तो यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड। मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करूं तो इंडियन, पाकिस्तान। नाउ मल्टी पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट बिकॉज इट यू नो provides more representation, more choices to the people, and in a democracy it's all about choices, how many choices you have. Sorry Madhav, yeah, continue please. हाँ, वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज है इवोल्यूशन हुए थे। और जब हमारी पार्लियामेंट बनी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी ये भी डिबेट हुआ था जी कि हम यूएस की तरह और सोवियत यूनियन की तरह करें। जैसे जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो सीपीएम थे, उस जी टाइम सीपीआई था। तो जी उनका ये आर्गुमेंट था कि वो थोड़ा सोवियत यूनियन मॉडल बने, जी उनका अप्रोच। और लेकिन एक ब्रॉड कंसेंस में आया था कि मल्टी जी पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मल्टी पार्टी एक अच्छी मॉडल है, तो उसी को जी अपनाया था। पर जी अभी भी वो मल्टी पार्टी मॉडल ही कम चल चल रही रहा है। लेकिन उसमें कुछ आइडियोलॉजी, उनकी अप्रोच, उनकी काम करने का तरीका और पब्लिक के पास कैसे आउटरीच होना है वो चेंज हुआ है। है जी। Uh, if I may brief the legal provisions because that's my genre. So, Section 29A, subclause 1 and 2 of the Representation of People Act 1951 pertains to the political party. Now, that's a very big definition. Now, there is a criteria to get the national party status and state party status. National party, I'll just list out the criteria. That is, you need 2% of the seats from 3 different states, 6% of votes from 4 states, plus 4 seats in Lok Sabha, or recognition in 4 different states. Either of this has to be qualified, and if you qualified, you become a national party. For a state party, it is 3% of total seats in legislative assembly, one seat for every 25 seat in Lok Sabha. In that fraction, obviously, 6% of the votes polled plus one Lok Sabha seat, all two legislative assembly seats, 8% of the total votes poll vote. डिफिकल्ट है समझना, डॉक्यूमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नाउ टू बी वेरी, थोड़ा सा एक फैक्ट बता दें, 1962 एंड 1967 में देयर वाज नो पॉलिटिकल पार्टी। एट दैट टाइम देयर वर मल्टी स्टेट पार्टीज। सो ये बड़ा एक वो था। और प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट में माधव हमें ब्रीफ करेंगे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज का इवोल्यूशन हुआ है और कैसे उनकी आइडियोलॉजी चेंज हुई है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। अभी आप जैसा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, 1885 से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। जी 1885 में जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी, वहीं जी से ही एक
प्रॉपर, उसके पहले भी बहुत सारे पार्टीज थे जो एक नॉर्मल थे, उनका एक पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, उनका डिफरेंट मोटिव था, रीजनल मोटिव था। लेकिन एक नेशनल लेवल पे 1885 से ही हमारा एक नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी थी। उसके बाद ये 1919 में, मतलब 30 साल के बाद एक मास मूवमेंट हुआ, मतलब एक पीपल्स पार्टी की तरह कन्वर्ट हुई थी। और 1937 में हम लोग पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुए थे उसमें जब कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, तो 1937 से बने तो 1946 में जब ब्रिटिश ने के साथ इंडिपेंडेंस आई थी, इंटरम गवर्नमेंट बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी का एक एवोल्यूशन था, उसी का डोमिनेंस चल रही थी। लेकिन उसके साथ कुछ पार्टीज बने, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग बना था, वो पाकिस्तान का जो सेपरेट कंट्री चाहते थे वो थी। और शिरोमल अकाली दल था जो जी पंजाब में थी, वो पार्टी जी थी। और स्वराज पार्टी, ये थोड़ी सी डिफरेंट पार्टी थी कांग्रेस से सोशल। हल्के थे। हाँ, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे ये पार्टी बेस हुई थी। हाँ, बेस में थे वो। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, वो सीपीएम, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब एम्बिशन के थे, जैसे हाँ वो सोवियत यूनियन की तरह और लेनिन मॉडल की तरह बनाना चाहते थे जी। वो। और एक थी जो अभी डीएम की, और ये एआईडीएम की जो पार्टीज हम जो रीजनल देखते पार्टी। हैं, वो एक उस टाइम पे द्रविड़ा कग्गम करके एक पार्टी थी जो तमिलनाडु में कभी डोमिनेट है, उस जी टाइम से भी पार्टी थी वो। और उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस एक मेंबर थे, जो ऑल जी इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो जब ब्लॉक। कांग्रेस से सेपरेट होने के बाद बनाए थे। जी और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बॉडी पार्टी, उस टाइम पे उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि पार्टीज का उनका नेशनल एजेंडा था। हाँ। उस टाइम पे उनका कास्ट, रिलीजन, रीजन, ये सब एजेंडा नहीं था, उनका इनफैक्ट एजेंडा इनफैक्ट आई इफ नेशनल आई मे एजेंडा। इंटरप्ट यू, कास्ट, region, religion, language, poverty. Now poverty is going matlab, up now it's coming in, but then the I think post independence, caste, region, religion, and language has been the major factors which has defined the political ideologies over the time. Yeah, Madhav, please continue. और उसके बाद जैसे हमें, हाँ, प्री इंडिपेंडेंस के पहले ये था, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आप देखोगे जी 1950-51 में जब पहला इलेक्शन हुए थे इंडिया में, जो मेजर इलेक्शन हुए थे, उस टाइम से आप 67 तक देख लीजिए कांग्रेस की डोमिनेंस थी। जी क्योंकि जो हमारी मेजर फ्रीडम फाइटर्स, जो स्कॉलर्स थे, वो जी सब कांग्रेस में ही रिप्रेजेंटेशन थे। और जी उनकी एक ऑनरेबल रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में, तो आप उनको कोई अपोजिशन में ज्यादा नहीं था, तो इसीलिए 1967 तक वो डोमिनेटेड थे। हम्म लेकिन 1967 के बाद इलेक्शंस में ना, इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्टीज में एक रेडिकल चेंज आया 1967 के बाद। क्योंकि आप 1967 में इलेक्शन में देखोगे तो आपको 16 स्टेट में इलेक्शन हुआ था, हम्म उसमें 8 स्टेट में ही कांग्रेस पार्टी जीती थी। और हम्म 8 स्टेट में कुछ नेशनल पार्टीज, कुछ रीजनल पार्टीज बनाए थे। जी तो वो एक इंडिया का ना पॉलिटिकल सिस्टम का एक रेडिकल चेंज था 1967 में। जी क्योंकि 1967 में क्यों इतना रेडिकल चेंज था कि जैसे आंध्र प्रदेश और जी जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश सेपरेशन तमिलनाडु। होने के लिए वो जी एक, और तमिलनाडु का जो लैंग्वेज था वो, हम्म और उस टाइम पे बंगाल कांग्रेस, जन कांग्रेस, स्वतंत्रता पार्टी, इन सब का ना एक डिफरेंट आइडियोलॉजी आ गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये सब तो रीजनल थे, जो बंगाल कांग्रेस, टीडीपी, तेलुगुदेशम पार्टी, हम्म और जो बंगाल मतलब डीएमके, ये सब तो उनका रीजनल इश्यूज था। जी लेकिन स्वतंत्र स्वतंत्र पार्टी का ना एक अलग सा इशू था उनका, वो जो प्रेजेंट इकोनॉमिक प्लानिंग थी, जो नेहरू जी का जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। हम्म बस उनका, इसीलिए वो इलेक्शन बहुत ही रेडिकल थे। लेकिन आप इस इलेक्शन में ना ये एक बात याद रखना चाहिए, इसमें कोई कम्युनल एंगल, कास्ट एंगल नहीं था। नहीं था। ये हाँ पूरा रीजनल और नेशनल इकोनॉमिक का
बेस में थोड़ा रेडिकल था, लेकिन इसमें कम्युनल कास्टिज्म है। और politician 1969 के बाद फिर आपका चेंज हो चुका है। politicians has more wisdom than these days, I think, and they were real politicians. They were the framers of the nation. But then we have good people out there today also. But then the wisdom has come down to a very low level, and रिस्पेक्ट की तो आप बात ही छोड़ दें, पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में क्या क्या बातें वो लोग नहीं करते, शोभा नहीं देती। खैर, एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड माधव, आफ्टर दैट 1967 में ठीक है हो गया, बट हाउ आफ्टर दैट दी इसके थिंग्स बाद गॉट हमारी, चेंज। जैसे हमारी जो पॉलिटिकल का आप पार्टीज का रेवोल्यूशन का डिवाइड करोगे, आप थ्री फेजेस में कर सकते हो। जी एक 1969 और 75 पीरियड था, उसमें क्या था कि पार्टी का ऑपोजिशन कम था, जी इनर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। हाँ आप कांग्रेस पार्टी का ले लीजिए और कम्युनिस्ट पार्टी का ले लीजिए और जनता पार्टी का भी ले लीजिए, उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट्स था। और आप उसको पता है कि जो 1975 के बाद जब जेपी जो लोकनायक थे, उनका जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जेपी पीपल में मूवमेंट, जी हाँ, तो उसके बाद एक चेंजेस आ गया था, इमरजेंसी अपलोड किया था 1975 से 1977 तक। एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे कोई इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होते थे। लेकिन 1977 के बाद एक इंडिया में, जैसे हम बोलते हैं कि 1967 में एक रेडिकल चेंज आया, 1977 के बाद एक कोएलिशन पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है। हम्म क्योंकि उस टाइम पे ना कोई कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस थी, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी किसी का हाँ सपोर्ट लेने के लिए, मेजोरिटी के लिए। लेकिन 1970 में हम ये बोल सकते हैं कि जनता फेज था, जनता फेज था। उस टाइम पे कोएलिशन पॉलिटिक्स का एक नया इमरजेंस हुआ। absolutely, and you know that was also now Indian democratic or political system has moved from point to point. It has taken a U-turn, sometimes it has taken a S-turn, but then it's a moving system. It's not a static system where you can predict a thing. you know BJP has India shining, it goes out of power. Indira Gandhi comes with a thumping majority next time. She's gone. So things has happened in this कंट्री, गरीबी हटाओ बिकम्स गरीब गरीब हटाओ। तो चीजें हुई हैं, और मेरे को लगता है कि इसने स्ट्रेंथन ही किया हमारी डेमोक्रेसी के, और ये शायद हमारी डेमोक्रेसी को मैच्योर बनाती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अब यूके में एक इंडियन ओरिजिन, मैं बोल सकता हूँ अगर उनको पर्टिकुलरली इंडियन ओरिजिन पर्सन उनके आज पीएम बनते हैं, तो हम लोग एज अ इंडियंस या साउथ एशियंस बहुत खुश होते हैं। बट देन हम ये भूल जाते हैं कि उनकी जो फिडिलिटी है या उनका जो आ, आ, उनकी जो लॉयल्टी है वो उस कंट्री के प्रति है। और एक इंडियन ओरिजिन मैन वहां का पीएम बन रहा है, वो वहां की डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी दिखाता है कि एग्जैक्टली। कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, कितना अच्छा डाइवर्सिटी है, कि हाँ भाई, जो अच्छा है he will come up irrespective of where he comes from, what background he have, irrespective of all those things. You can stay as long as you are doing good for the country. If you're not doing good for the country, you're out of the power. But that's not the case with India now. I think this is because कि भाई हम लोग अभी डेमोक्रेसी एज अ डेमोक्रेसी मैच्योर हो रहे हैं। यू नो we might be the world's oldest democracy or the cradle of democracy or the mother of democracy, but then we had some phases, we are coming out of it and we need to get more mature। तो ये जो चीजें होती हैं शायद ये और बताती हैं। माधव, कमिंग टू लाइक 1990s when we were born। उस टाइम पे जैसे आप इंडिया का जो डेमोक्रेसी देख रहे हो, मतलब इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी, तो वो दोनों इंटरलिंक्ड थे, साथ साथ चले थे। जी इमरजेंसी के बाद इंडिया का डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ हुआ है, जी ठीक है, क्योंकि वो मिस्टेक से हम लोग सीख ले। बिल्कुल। मिस्टेक से सीखकर जो हमारी, अभी बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक से अभी इमरजेंसी हो सकती है इंडिया में, इंटरनल इमरजेंसी, तो 99% चांसेस कम। इसका देखिए, रीजन भी है।
देखिए इमरजेंसी तो क्या पता हो भी जाए, लेकिन सुपर सेशन ऑफ जुडिशियरी कभी नहीं होगा जजेस का। हाँ, है ना? वो तो ये the present government has touched all the nook corners, but they have avoided, and they have very intentionally avoided to touch the judiciary. भाई जो जैसा चल रहा है चलने दो, because at that time super session of three chief justices, and one of which was HR Khanna, मतलब brilliant man, brilliant, if you read his judgments, brilliant man, उनको supersede करके he resigns the other day. That was a blot on the then prime minister, and वो शायद आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है. So I think the present prime minister does not want anything to happen like that, and thus they have been like very away from, and like they have maintained a good distance from judiciary. Nothing of that kind has been done by them. तो शायद वही एक मेच्योरिटी वाली बात है कि यस, ऐसे इवॉल्व हुई हैं चीजें कि भाई जुडिशरी को तो नहीं छेड़ना है. तो ये नेशनल जो इमरजेंसी हो सकती है तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी जैसे उसके बाद इतने अच्छे से इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो चुके हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और समझ लो, और इंडिया ग्लोबली इतना इंटीग्रेट हो चुकी है कि अभी इमरजेंसी ऐसी चीज है जो ऐसे हमारी एवोल्यूशन से पॉलिटिकल पार्टीज भी इवॉल्व हुए हैं और उनके अप्रोच चेंज हुआ है। लेकिन अभी मॉडर्न पॉलिटिक्स में ना एक दिक्कत आ गई है, जैसे आप 1970s में ना जो हमारी पॉलिटिक्स थी वो इकोनॉमिक बेस में थी। जैसे आपने सही बोला कि जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उससे पहले तो इनकी जो अप्रोच थी ना वो इकोनॉमी और इसकी बेस में था। पॉवर्टी, हाँ, लेकिन जैसे गरीब हटाओ तो पॉवर्टी फोकस, पॉवर्टी डिराइव करते थे, क्योंकि गरीब उस टाइम गरीबी वाकई बहुत थी. हाँ, तो उस टाइम पे जैसे अभी 1973 में हमारे इलेक्शंस क्या थे? पूरा इंडिया में ऑयल क्राइसिस हो गया था, हाँ, और इंडिया का जो क्राउड्स बढ़ गए थे, जो मैसिव पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रही थी, तो वो किस पे हो रही थी? इकोनॉमिक में हो रही थी, पॉवर्टी की वजह से हो रहा था। और इसीलिए उस टाइम पे, लेकिन अभी क्या हुआ कि 1980s के बाद जी, थोड़ा कास्टिज्म, रिलीजन और रीजनलिज्म बढ़ गया है। बढ़िया. अभी भी आप देखिए, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी जो लड़ाई करते हैं, जो डेमोक्रेसी में होती है, फाइट होती है डेमोक्रेटिक मेथड पे, आप देख लीजिए इंडिया का मेजर वर्ग क्या है? जो सन ऑफ द सॉइल एटीट्यूड, कास्टिज्म, वोट बैंक पॉलिटिक्स, कास्टिज्म जी, के बेस में और रिलीजन के बेस में, यही प्रॉब्लम है। अभी आप इलेक्शंस उठा के देख लीजिए, कौन सा भी हमारी जो मेजर प्रॉब्लम तो इसी बेस में होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल. अभी एक चेंजेस आ गया है, जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टीज, नया नया पॉलिटिकल पार्टीज बन रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, हाँ, मान लो. इनका जैसे अभी देखिए, जब 1980s में 1990s में किससे लड़ा जाता कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे, आर्टिकल 370 हटा देंगे, और उसके बाद हम राम मंदिर बनाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि राम मंदिर तो बन रहा है, आर्टिकल 317 हट गया है, हट गया. और यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का, लाने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका उस टाइम, हाँ. है। ठीक है, तो इसके टाइम पे ये जो मेन मुद्दे थे, ये जो इश्यूज थे, इससे हटके अभी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ जा रहे हैं कि पॉपुलिज्म पे जा रहे हैं। जैसे अभी आप सुनोगे कि आप किसी इलेक्शन रैली में सुन लो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कि हम हाँ, आपको ये देंगे, 0 इलेक्ट्रिसिटी दैट्स बिल आएगा आपका, और आपको ये देंगे, और आपको ये माफी कर देंगे। तो ये गुड पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन बैड इकोनॉमिक्स से ही। bad. Exactly, that's तो that's that's a very good point. Yes, it might be a good politics but bad for economics. Very nice. It's a very valid point. And freebies are bad for a country's development, especially economic development. Should not be given. That's what I believe. uh, any concluding remarks, Madhav? How the political system will go according to जैसे you? हमारे, हाँ, जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये मतलब डे बाई डे तो स्ट्रेंथन हो रही है, लेकिन अभी हाँ, प्रेजेंट में क्या है कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही डायनामिक है। हाँ, no doubt. क्योंकि न्यू पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज है, इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो रीजनल इश्यूज पे लड़ते हैं, उनका कोई नेशनल इश्यूज पे चेंजेस नहीं है। और एट द सेम टाइम
हमारी जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो भी बहुत ही मेच्योरिटी आ चुकी है। अभी आप देखोगे कि उनका स्टेट इलेक्शंस और अभी नेशनल इलेक्शंस होगा, तो वो दोनों में ना उनको पता है कि किसको वोट करना। किसको वोट करना है, एब्सोल्युटली। तो ये एक मेच्योरिटी तो आ चुकी है। फिर भी हमें ये भी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। जैसे अभी ये जो चीजें होते हैं ये बहुत सही नहीं है हाँ। कि अभी रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, वो बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स में ना क्रिमिनल्स का नंबर बढ़ते जा रहा है। जी। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टीज का फेल्यूर्स है। जैसे अभी भी देखिए कि हम, आपने सही बोला है कि फ्रीबीज में और मनी बेस्ड पॉलिटिक्स पे आप डिपेंड हो रहे हो, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का फेल्यूर है। तो And उनको हटना पड़ेगा। that weakens the democratic system actually. या इंटर पार्टी डेमोक्रेसी से लाओ, आप लॉन्ग टर्म विजन सोचो, विजन तभी सोचो, आएगा। आप बिकॉज ऐसा फ्रीबीज में और ऐसे पॉपुलिस्ट पॉलिसीज पे और आप ज्यादा दिन आप पॉलिटिकल पार्टीज में सरवाइव नहीं कर absolutely, and सकते। I think political parties are for the nation and not the nation for the political parties. That should be remembered by one and all political parties. They should work for the development of the country. As Abdul Kalam ji very nicely said, that 30% should be, political politics, but then 70% should be development politics, and that's what we believe. And that's on the concluding note. That was all in this session of AB Discuss with Maddie. If you like it, please subscribe our channel. If you have any suggestion and you want to discuss, you want to listen to any discussion, please tell us in the comment box. Till then, take care. Bye bye. Keep healthy and keep smiling. See you. Bye, Maddie. थैंक यू वेरी मच।